हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर वेरी वेल। आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्लेटो के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, विचार सीरीज डेली आपके लिए एक लेक्चर्स लेके आती है, जिसमें अभी हम वेस्टर्न थिंकर्स जो है कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा जो है सीरीज़ का जो है दूसरा लेक्चर है। तो आप डेली जुड़े रहें और इस सीरीज़ से तो आपका जो पूरे थिंकर्स जो हैं वेस्टर्न वाले सब कवर हो जाएंगे। आप यूपीएससी या फिर नेट जेआरएफ या फिर किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें प्लेटो आता है, या आप एमए भी कर रहे हैं किसी भी कॉलेज से, इग्नू वगैरह से, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। हमने इसको पूरा कवरेज किया है, चारों तरफ से इसको कवरेज किया है। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं, गणेश भगवान का नाम लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में ये अगर आप ये थिंक थॉट है हमारा, थिंकर्स थॉट जिसे बोलते हैं, कि जीवन के रास्ते कर्मों के मूल्यों के आधार पर बनते हैं, और यदि आप जो है जैसे कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, वैसे ही आपके लिए रास्ता बनेगा। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो फूलों का रास्ता होगा, खराब कर्म करेंगे तो कांटों भरा रास्ता होगा। तो इसके बाद में अब जो है सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आपको 5 बातें जो है ध्यान रखनी होंगी। वो कौन सी 4 बातें हैं, कौन सी 5 बातें हैं? तो दोस्तों देखिए, पहली बात, 100% ध्यान इधर रखें, वीडियो पर रखें। इसके बाद में दूसरा, वीडियो को पूरा देखें। अगर आप आधा अधूरा देखेंगे तो आपको कुछ नहीं मिल पाएगा। इसके बाद में इस वीडियो का पीडीएफ फ्री में आपको ज्ञानकुलम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में पेन और पेपर साथ में लेकर बैठें, ताकि मैं बहुत सारे मौखिक पॉइंट बोलता रहता हूँ और आप उनको नोट कर पाएँ। इसके अलावा आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, ऐसा क्यों करें? तो दोस्तों, ऐसा इसलिए करें कि आपका समय बहुत कीमती है और उस समय की कदर करें, वरना समय गुजर जाएगा, आप वहाँ को वहीं रह जाएंगे। तो लोग जो है समय की कदर नहीं करते, उनको समय पीछे छोड़ देता है। तो दोस्तों, इसके बाद में हम आगे अब बात करते हैं, जब किसी भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं, जब किसी भी हम टॉपिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस जानना होता है। अगर हमें उसके बारे में सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा, उसके सिलेबस के बारे में नहीं पता होगा, तो हम उसको टैकल करने में बहुत ज़्यादा असंभव महसूस करेंगे। लेकिन हमें ये पता रहेगा कि हमें जो है कितनी दूर चलना है, क्या क्या पढ़ना है, तो हम आराम से उसे टैकल कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, वैसा ही मैंने आपके सामने रख दिया है कि सबसे पहले हमने कन्फ्यूशियस को पढ़ा, उसके बाद में अब प्लेटो को पढ़ रहे हैं, आगे अरस्तू पढ़ेंगे, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जे रूसो, और उसके बाद में बेथम वगैरह को हम पढ़ेंगे, जीएस मिल को पढ़ेंगे, हीगल को पढ़ेंगे। ऐसे हम पढ़ते जाएंगे आगे। उसके बाद में और भी थिंकर्स हैं, ये जैसे टीएच ग्रीन हुआ, कार्ल मार्क्स हुआ, आपने देखा होगा, जर्मनी का। और उसके बाद में ग्रामसी को पढ़ेंगे, लेनिन, माओ, रॉबर्ट जॉन नोजिक जो है, और ये मेरी वॉल स्टोन क्राफ्ट को है उसको पढ़ेंगे, हन्ना अरेंट को पढ़ेंगे, फ्रंट मैनन को पढ़ेंगे, जॉन रॉल्स को पढ़ेंगे। तो ये सारे जितने भी थिंकर्स हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन पर पकड़ बनाएं अपनी, और पकड़ कैसे बनेगी? जब आप जो है इन सब्जेक्ट को बार बार पढ़ेंगे, जब इस वीडियो को बार बार देखेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्लेटो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लेटो का जो कार्यकाल रहा, जो प्लेटो का टाइम पीरियड रहा, वो 428 ईसा पूर्व से और 347 ईसा पूर्व तक रहा। प्लेटो एक प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक थे, और जिसे जो है जिसे प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है। जो राजनीति का दर्शन जो होता है, राजनीति की जो फिलॉसफी होती है, वो उनका इसको पिता कहा जाता है, प्लेटो को। तो ये जो है चैप्टर अपने आप में बहुत ही अहम योगदान रखता है, और इसके जो है क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके बाद में जो है प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्वी कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों, एथेंस में, यूनान में इसका जन्म हुआ। इसके अलावा जो है इनका वास्तविक जो नाम था वो एरिस्टोक्लीज था। एरिस्टोक्लीज, क्या नाम था? एरिस्टोक्लीज था। और प्लेटो की उपाधि उसे सुकरात ने दी थी। किसने दी थी? सुकरात ने इनको प्लेटो की उपाधि दी थी। इसके बाद में बात करते हैं कि प्लेटो जो है सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है प्लेटो की? तो प्लेटो की वैसे बहुत सारी रचनाएं हैं, वो हमें आगे देखने को मिलेगी, लेकिन जो मेन रचना है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो है द रिपब्लिक। और इसके अलावा अतिरिक्त प्लेटो ने जो है द स्टेटमेंट भी लिखा है, द लॉज भी लिखा है। ये प्रमुख ग्रंथ हैं इनके, और इनको पढ़कर जो है आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसके बाद में जो है आदर्श राज्य की जो है बजाय व्यावहारिक राज्य की व्याख्या
करते हैं ये कहते हैं कि आदर्श राज्य से अच्छा जो है व्यावहारिक राज्य है, और उसकी ये इन्होंने व्याख्या की है। इसके अलावा प्लेटो ने अपनी क्रीटो किताब है एक, द क्रीटो, उसमें सुकरात को जो दिए गया जो विष है, जिसके दौरान जो वार्तालाप हुआ है सुकरात से, सुकरात के बारे में भी हम पढ़ेंगे दोस्तों, और ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो है जो वार्तालाप किया है उसका उल्लेख किया है किसमें, द क्रीटो में, ठीक है। इसके बाद में जो है इनकी जो बुक है आप उनको पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक इन्होंने लिखी है, और उनसे आप जो है अगर राजनीति के छात्र हैं तो आप बहुत कुछ उनसे सीख सकते हैं, उन बुकों के द्वारा आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा प्लेटो के आदर्श जो राज्य की जनसंख्या है वो 5040 है। 5040 जो है उनके आदर्श राज्य की जनसंख्या है। इसके अलावा प्लेटो के अध्ययन की पद्धति जो है दार्शनिक या निगमनात्मक है, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा प्लेटो ने राजनीतिक शास्त्रों को, जो राजनीतिक शास्त्र है उसकी नैतिकता का एक भाग माना है। यानी प्लेटो ने राजनीतिक शास्त्र को नैतिकता, जो एथिक्स होती है, मोरालिटी जो होती है, उसका एक भाग माना है। तो आपने देखा होगा कि जब हम यूपीएससी के सिलेबस में पढ़ते हैं तो हमने देखा होगा कि हमें बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड ही मिलती हैं। आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि आप अगर पॉलिटिकल साइंस जिसका ऑप्शनल होता है वो एक तरीके से राजा होता है, राजा यूपीएससी में कैसे राजा होता है। तो दोस्तों इसका मैं मानता हूँ कि सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, यानी बड़ा है, लेकिन आप इसको आपने ये जो है कहाँ कहाँ फ़ायदा पहुँचाएगा, तो आपको पॉलिटी में फ़ायदा पहुँचाएगा, इसके बाद में आपको एथिक्स में फ़ायदा पहुँचाएगा, और आपको ऑप्शनल में भी फ़ायदा पहुँचाएगा, और आपको जो है इकोनॉमी में भी फ़ायदा पहुंचाएगा। ऐसा कोई जो है टॉपिक नहीं और सब्जेक्ट नहीं बचेगा जिसमें, जैसे यूपीएससी में टोटल 28 सब्जेक्ट हैं, तो आप देख सकते हैं कि 28 सब्जेक्ट पे भी इसकी कमांड बनाने की कैपेसिटी है, क्योंकि इसमें सारे जो माइंड के जो सूत्र होते हैं, जो स्रोत होते हैं, वो सब खोल दिए जाते हैं। क्योंकि प्लेटो जो थिंकर्स हैं ये समाज में हर तरीके की बात करते हैं, सोसाइटी की भी बात करते हैं, ये जो है डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, ये इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, ये राजनीतिक की भी बात करते हैं, हर तरह और ऐतिहासिक की बात करते हैं, संस्कृति की भी बात करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सॉरी तो आप देख सकते हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। इसके अलावा अब ये जो है इसकी पद्धति जो है वो निगमनात्मक है, और सामान्य से विशिष्ट की और समष्टि से व्यष्टि की ओर जो है निष्कर्ष निकालना है इनका जो उद्देश्य है। इसके बाद में द लॉज में इन्होंने लिखा है कि अपूर्ण मनुष्यों के बीच आदर्श शासन प्रणाली स्थापित करना संभव नहीं है, ठीक है। जो अपूर्ण मनुष्य हैं उनके बीच में आदर्श शासन प्रणाली स्थापित करना संभव नहीं है। और वो ऐसा क्यों कहा, अब मान लो कि अपूर्ण का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति साक्षर नहीं है। अब जैसे आप मानते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जो आदिवासी जो होते हैं, जो आदिवासी जनजातियां होती हैं जो जंगलों में रहा करती हैं, अब उनके सामने उनके वहाँ जो है आप आदर्श जो है शासन प्रणाली स्थापित करेंगे तो वहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वहाँ से एक एग्जाम्पल आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेटो स्टेटमेंट में विधि की शासन की बात करता है। प्लेटो जो है स्टेटमेंट जो इनका जो बुक है उसमें ये शासन की बात करते हैं। क्यों, कौन से शासन की, विधि के शासन की बात करते हैं। प्लेटो के अनुसार यूनानी नगर राज्य में 2 प्रकार के नगर राज्य पाए जाते हैं। और कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, तो दोस्तों 2 प्रकार के पाए जाते हैं। इसके अलावा अब इनकी कुछ रचनाओं के बारे में बात करते हैं। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वही मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दी हैं। जैसे द रिपब्लिक बहुत अच्छी रचना है, इसको पढ़ सकते हैं हम। द लॉस आप पढ़ सकते हैं, द स्टेटमेंट्स को अभी पढ़ सकते हैं। ये 3 तो मेन ही हैं। इसके अलावा एक क्रीटो और है, उसको भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा द सिम्पोजियम पढ़ सकते हैं, सोक्रेटिक डायलॉग्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा टाइमियस पढ़ सकते हैं, मेनो पढ़ सकते हैं, और उसके बाद में फैडो पढ़ सकते हैं। इसके बाद अपोलॉजी पढ़ सकते हैं। इसके बाद में गॉर्जियस पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी रचनाएं हैं। इनमें 3 प्रमुख हैं, कौन सी, रिपब्लिक, लॉस, स्टेटमेंट, और एक और अलग से मैं जोड़ूँ तो एक जो है आपको क्रीटो जरूर पढ़नी चाहिए, जिसमें उसमें वार्तालाप दिया गया है सुकरात के साथ में, ठीक है। जिसको सुकरात को जहाँ पर विष दिया गया है तो वहाँ पर इनके साथ में उनका वार्तालाप किया गया है, ठीक है। हाँ,
अच्छा, अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं, प्लेटो की चिंतन पद्धति के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, प्लेटो प्लेटो अपनी अध्ययन पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति मानता है और इसको विश्लेषणात्मक पद्धति एवं निगमनात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, यानी विश्लेषण का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके जो है उस पद्धति को अपनाया जाता है। निगमनात्मक को यानी उदारवादी तरीके से उसको अपनाया प्रयोग में लिया जाता है। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेटो ने एक एकेडमी नामक जो है शैक्षिक संस्था का स्थापना किया है, और वो कहाँ किया है, वो है आपका जो है 386 ईसा पूर्व में की है। और यही एकेडमी के देखते हुए दृष्टि IAS विकास दिव्यकीर्ति ने बनाया था। उन्होंने भी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा और पॉलिटिकल साइंस के बाद में उनको माइंड में ये क्रिएट हुआ कि जब उन्होंने ओशो को पढ़ा होगा, मेरा मानना ऐसा है कि थिंकर्स को पढ़ने के बाद एकेडमिक्स की तरफ आदमी रुझान बन जाता है उसका जाने का, क्योंकि उनको पता होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा लाइफ है। लेकिन आजकल ये सब मार्केटिंग के थ्रू, मैं कह रहा हूँ कि आप जो है ये व्यापार बना दिया है शिक्षा को, लेकिन उस तरीके से नहीं होना चाहिए। आगे जो है आप देख सकते हैं कि प्लेटो एकेडमी नामक शैक्षिक संस्था की स्थापना 386 ईसा पूर्व में की, जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, एकेडमी में प्रवेश के लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक था। ठीक है, एकेडमी में प्रवेश लेने के लिए गणित का ज्ञान आवश्यक था। प्लेटो का शिष्य जो है, प्लेटो सुकरात का शिष्य था। इसमें चिंतन पद्धति में ही है, प्लेटो सुकरात का शिष्य था। वह सुकरात के इस विचार से अत्यधिक प्रभावित था कि सद्गुण ही ज्ञान है। क्या है? सद्गुण ही ज्ञान है। अगर आप सद्गुणी हैं, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आप बहुत टेंशन में रहते होंगे या फिर आप जो है बहुत गलतफहमी में जी रहे होंगे। कैसी गलतफहमी ऐसी कि आप सोचते होंगे कि हम सुंदर नहीं हैं, हम थोड़े से मतलब स्मार्ट नहीं हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने आपको नहीं देखा है, लेकिन मैं आपसे इस बात की दावा देता हूँ, जैसे आपको भरोसा दिलाता हूँ कि दोस्तों, आदमी जो व्यक्ति जो है वो रंग से, या आप जो है उसके रंग से, या फिर उसके मोटे पतले होने से, या फिर उसके लंबे और छोटे होने से वो उसका व्यक्तित्व नहीं पहचाना जाता। आदमी का जो आदमी का जो सुंदर होना है, वो मेरे हिसाब से गुण, कर्म और संस्कार पर डिपेंड करता है। अगर आप के गुण अच्छे हैं, आप में सद्गुणी हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, आप अच्छे तरह से कार्य करते हैं और आप कर्मशील हैं, कर्मठ हैं, और उसके बाद में गुण, कर्म और संस्कार, आपको संस्कार ऐसे मिले हैं, आप अच्छे लोगों के साथ में रहे हैं, आपने बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखा है, आपने जो है अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखा है, तो आप जो है आप महान बनने से कभी नहीं रुक सकते। आपकी मुँह पर नहीं, पीछे भी लोग भलाई करेंगे, क्योंकि आदमी गुण, कर्म, संस्कार के हिसाब से अच्छा होता है, सुंदर होता है। तो आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको थोड़ी सी सलाह दे दी, लेकिन आप इसको फॉलो जरूर करें। अच्छा, इसके बाद में प्लेटो के अनुसार विचार, आइडिया, प्लेटो के अनुसार विचार, आइडिया ही समूचे संसार का मूल तत्व है। क्या है? प्लेटो के जो अनुसार जो है विचार जो है, आइडिया जो है, दिमाग में जो आइडिया आते हैं, वो समूचे संसार का मूल तत्व है, एवं भौतिक दुनिया जो है विचारों की छाया मात्र है। भौतिक दुनिया क्या है? विचारों की छाया मात्र है। इसीलिए यथार्थ विश्व विचारों की परछाई है। यथार्थ क्या है? विश्व विचारों की परछाई है। इसके बाद में आगे चलते हैं। उनके अनुसार यानी प्लेटो के अनुसार विश्व में दो प्रकार के जो है दुनिया है। क्या? कितने प्रकार की? 2 प्रकार की दुनिया है। तो कौन कौन सी? विश्व के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? विचारों की दुनिया और दूसरी है भौतिक व वास्तविक दुनिया। ठीक है, विचारों की दुनिया और भौतिक और वास्तविक दुनिया। इसके अलावा आप देख सकते हैं तत्कालीन यूनान युग में सत्य के संबंध में 2 प्रकार के विचार प्रचलित थे। कौन कौन से? एक नंबर एक था हेराक्लेटिस के अनुसार यह जो है विश्व निरंतर परिवर्तनशील है। कैसा है ये? उनके हेराक्लेटिक्स के अनुसार जो है विश्व जो है निरंतर परिवर्तनशील है, ये बदलता रहता है, इसमें बदलाव आते रहते हैं विश्व में। इसके अलावा पैरामिडिस क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सत्य सदैव स्थायी और अपरिवर्तनशील है।
जो सत्य है वो कभी नहीं बदलता और ना वो कभी छिपता है, वो कभी ना कभी सामने आता है। वो किस रूप में आ रहा है उसका तरीका अलग हो जाता है बस। तो आप उस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा प्लेटो ने उपरोक्त दोनों विचारों के बीच सामंजस्य कर दिया। क्या कर दिया? सामंजस्य कर दिया। उनके अनुसार सत्य स्थायी होता है। क्या होता है? सत्य स्थायी होता है, परंतु उसकी परछाई परिवर्तित होती रहती है। ये बिल्कुल सत्य बात है। परछाई उसकी परिवर्तित होती रहती है। जो सत्य है वो स्थायी होता है। इसके अलावा प्लेटो के चिंतन का मूल जो एक आदर्श है, आदर्श राज्य का निर्माण था। न कि जो मूल उद्देश्य उनका क्या था, एक आदर्श राज्य का निर्माण करना था, न कि तत्कालीन एथेंस और स्पार्टा जैसे राज्यों का अध्ययन करना। उनका एक ही चिंतन था, एक ही उद्देश्य था, वो था एथेंस और स्पार्टा जैसे राज्यों का अध्ययन करना। ठीक है। हाँ, इसके अलावा अब हम बात करते हैं प्लेटो की चिंतन पद्धति। तो प्लेटो के जो अनुसार जो है विचार तत्व होते हैं, और विचार सभी चीज़ों के सार होते हैं। क्या होते हैं? सार होते हैं। जो थिंक होती है, जो उसके थॉट होते हैं, वो एक तरीके से हर चीज़ों का सार होते हैं, जो निकल के थोड़ा सा आते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आप ये क्या है? एक विचार है एक तरीके से, जो इसकी अगर व्याख्या करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। आपने देखा होगा। ठीक है। हाँ, तो आप देख सकते हैं ऐसी बहुत सारी कहावतें होती हैं, वो विचारों से बनी हुई कहावतें हैं, जो शॉर्ट रूप है, जिससे आप बहुत कुछ समझ जाते हैं। आपने देखा होगा। तो मुहावरे या थॉट कोटेशन जो होते हैं, और इसके अलावा या फिर जो है कहावतें या फिर हम दूसरा एक और बात कहें तो कहावतों के अलावा और क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है आपकी जो है लोकोक्तियाँ हो सकती हैं। ये क्या है? ये है तो व्याकरण के शब्द, लेकिन जो है ये कहीं ना कहीं विचारों से, थिंकर से निकल के आए हैं। ठीक है। क्योंकि इनका जो विस्तार जो होता है बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन इन्हें छोटे रूप में आपको समझाया जाता है, तो आप समझ जाते हैं। ठीक है। तो आप चलते हैं, देखिए आगे। इसके बाद में देखते हैं कि प्लेटो का व्यक्ति के संबंध में विचार क्या है, व्यक्ति के संबंध में क्या विचार है और उस व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। देखिए उन्होंने क्या कहा है, तो देखते हैं। तो देखिए प्लेटो का व्यक्ति के संबंध में विचार जो है, प्लेटो ग्रीक युगीन विचारक था। कैसा था? ग्रीक युगीन विचारक था प्लेटो के अनुसार आत्मा व्यक्ति की पहचान है। आत्मा क्या है? व्यक्ति की पहचान है। और आत्मा में 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। यानी पहला कौन सा होता है? विवेक। दूसरा साहस होता है। और तीसरा तृष्णा होती है। अच्छा, इसके बाद में आत्मा के इन तीनों गुणों से समाज में 3 गुणों का निर्माण हुआ। कौन कौन सा गुणों का निर्माण हुआ? तो विवेक की प्रधानता, यानी विवेक की प्रधानता जिसके अंदर होगी वो दार्शनिक राजा होगा, यानी वो शासक होगा। इसके अलावा साहस का मतलब साहस सैनिकों के लिए बनाया गया एक तरीके से। जिसके अंदर साहस ज़्यादा होगा वो सैनिक बनेगा, सेनापति बनेगा। इसके बाद में तृष्णा की प्रधानता जिसके बारे में ज़्यादा होगी वो क्या बनेगा? वो उत्पादक बनेगा। वो क्या करेगा? उत्पादित करेगा। वो किसान बनेगा। वो चीज़ों को वो बिजनेसमैन भी बन सकता है। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। प्लेटो का कथन है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। ठीक है। इसके अलावा प्लेटो के व्यक्ति के विचार के संबंध में और क्या बातें हैं? तो दोस्तों प्लेटो राज्य या समाज में अंतर नहीं करता। वह इसे 3 वर्गों में समूह मानता है। 3 वर्गों का जो है समूह मानता है। और प्लेटो के अनुसार प्रत्येक वर्ग को अपनी आत्मा के गुण के अनुसार ही बकरी करना चाहिए। ठीक है। बकरी करना चाहिए। यही प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। आत्मा के गुणों के अनुसार ही उसे बकरी करना चाहिए। यही अब ये वाला शब्द है, इसको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। अब इसका या तो टाइपिंग एरर है या फिर इसका कोई सेंस होगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अब जो है
कमेंट में मैं बता दूंगा। इसके अलावा यही प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, यही प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। इन कर्मों के निर्धारण के लिए, इन कर्मों के निर्धारण के लिए प्लेटो जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था की बात करता है। प्लेटो के पूरे दर्शन में शासन व्यवस्था को एक कला माना गया है। क्या माना गया है? कला माना गया है। ये माना गया है, कला माना गया है। और इसके अलावा राज्य को सामाजिकता से दूर कर उसे सांसारिक जगत से दूर कर साम्यवाद की स्थापना का प्रयास किया है। प्लेटो ने उसे जो है सामाजिकता को दूर करके, सांसारिकता को दूर करके उसे जो है साम्यवाद की तरफ जो है ले जाने का, स्थापना करने का प्रयास किया है। शिक्षा एवं साम्यवाद द्वारा स्थापित राज्य न्यायपूर्ण राज्य होगा। उनका कहना है कि शिक्षा और साम्यवाद अगर दोनों होंगे तो राज्य जो है न्यायपूर्ण राज्य बनेगा। इसके अलावा प्लेटो के अनुसार कोई धोबी, मोची या नाई राज्य को चलाने वाला शासक नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, राजा नहीं हो सकता। यहाँ पर आप लिख सकते हैं राजा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? राजा नहीं हो सकता। इसके अलावा अब अगला है प्लेटो की राज्य का विचार प्रकृति पद्धति क्या है, देखते हैं। तो ये है दोस्तों प्लेटो द रिपब्लिक में आदर्श राज्य की व्याख्या करता है। किसी वास्तविक राज्य की नहीं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि उसके अनुसार निर्माण ओक के वृक्ष से बल से नहीं, निर्माण जो है उसके अनुसार निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। ओक के वृक्ष से कभी जो है निर्माण नहीं होता राज्य का निर्माण होता है व्यक्तियों के चरित्र से। चरित्र प्रधान होना चाहिए। करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। एक कहावत है इंग्लिश में, आपने देखा होगा, उसको पढ़ें कि करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि अगर आपके पास करेक्टर नहीं तो कुछ भी नहीं। तो अच्छा, इसके अलावा राज्य की प्रकृति आंगिक, जैविक, सावयवी है। और इसके अलावा प्लेटो ने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को प्राथमिकता दी है। रिपब्लिक के प्रधान पात्र हैं पॉलीमार्कस, एडिमेंटस एंड ग्लूकोन। पॉलीमार्कस, एडिमेंटस और ग्लूकोन। ठीक है। इसके अलावा राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। यह विकास का परिणाम है। यह क्या है? विकास का परिणाम है। यह स्वाभाविक संस्था है। प्लेटो के अनुसार राज्य नैतिक है। प्लेटो के राज्य में विधि और दंड का कोई स्थान नहीं है। विधि और दंड को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। इनके राज्य में जो है क्या है, कोई विधि के लिए कोई, और राज्य में विधि और दंड जो होता है उसके लिए कोई स्थान प्राप्त नहीं है। इसके अलावा प्लेटो का राज्य नैतिक है क्योंकि वह एक दार्शनिक राज्य द्वारा शासित होता है जो वास्तविकता को देखता है। क्या करता है? वो वास्तविकता को देखता है। तो आज की डेट में क्या है, प्लेटो, अभी मैं बताऊंगा उसको, कि प्लेटो की शासन प्रणाली विवेकशील अधिनायकवादी कहलाती है। और आज के डेट में आपने देखा होगा कि हमारा जो शासक हैं, जितने भी शासक आ रहे हैं, वो विवेकशील नहीं हैं, वो कठपुतली हैं। या तो वो अपनी मनमानी करते हैं या फिर दूसरों की उंगलियों के हिसाब से काम करते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि बीजेपी के नरेंद्र मोदी जो हैं, ये भी एक तरीके से ये तानाशाह शासक है। ये झांसाराम है। आसाराम की जगह झांसाराम आप बोल सकते हैं, जो पब्लिक को झूठे वादे करता रहता है, लेकिन ये कुछ नहीं करता। ये जो है एक तरीके से, मैं ना किसी पार्टी का आदमी हूँ, ना मैं कोई जो है रूढ़िवादी हूँ, ना मैं कोई जो है विचारधारा को फॉलो मैं सिर्फ न्याय की विचारधारा को फॉलो करता हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा होगा इंदौर में पानी, जो ये सरकार जो है स्वच्छ पानी नहीं दे पा रही है, स्वच्छ हवा नहीं दे पा रही है। और इसके बड़े बड़े वादे थे कि यमुना साफ़ करेंगे या फलाना करेंगे, लेकिन आज तक इसने 2 पैसे का काम नहीं किया है, सिर्फ झांसे देता रहता है। और ये इतना बड़ा ढोंगी पाखंडी है कि धर्म के नाम पर देश को दोबारा बांटने जा रही है ये बीजेपी जो है। मेरा सीन यही है
कि जितना पैसा आप धर्म में और अपनी होर्डिंग्स में और इसमें खर्च करते हैं, अगर इतना पैसा आप किन्हीं गरीबों के घर पे पहुंचाएंगे तो आप उस गरीब का कल्याण हो जाएगा। वो इतने रुपए सबसे ज़्यादा बीजेपी में अगर पैसा इन्वेस्ट होता है तो वो कहाँ होता है? वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट होता है इनके प्रचार में, क्योंकि इनके प्रचार में और इनके जो है धर्म में, यानी धर्म के मैं विरोध नहीं कर रहा, धर्म मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी जो है हिंदू धर्म को फॉलो करता हूँ, सारी चीज़ें हैं, लेकिन धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप जो है तानाशाही बेलें। आप अपने अपने तरीके से देखिए, कोई अगर आप हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं तो इस बात की गारंटी देता हूं कि कोई भी मुसलमान आपका विरोध नहीं करेगा। कोई भी मुसलमान, आप घोषित तो करिए लेकिन इन्हें घोषित नहीं करना है, इनको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है। इनको क्या करना है? इनको जनता से वोट लेने के लिए जनता को भड़काते रहना है, इधर उधर करते रहना है। मुसलमानों को भी पता है कि जब हमारे जो हमारा देश है उसमें 80% जनसंख्या हिंदुओं की है, 20% आबादी में अदर्स जनसंख्याएं हैं, अदर्स जो आबादी है, अदर्स कास्ट हैं, तो जो है हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तब भी यहाँ ऐसा थोड़ा ना है कि अगर आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे तो क्या मुसलमानों को जो है देश से निकाल दिया जाएगा? क्या उनका औचित्य खत्म हो जाएगा? क्या इस संविधान को आप बर्बाद कर देंगे? क्या उनके अधिकारों को छीन लेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। इन चीज़ों को ये कभी इन पे डायरेक्टली प्रधानमंत्री कभी बात नहीं करते हैं, ना कोई जो है मंत्री का जो कार्यकर्ता जो होता है पार्टी का वो करता है, ना कोई प्रवक्ता करता है। प्रवक्ता जो है बस फैक्ट रट के आते हैं, वो झूठे फैक्ट और उन्हीं को बताते हैं। वो पॉजिटिव फैक्ट होते हैं उनको तो बताते हैं, लेकिन जो नेगेटिव फैक्ट हैं उनको कभी नहीं बताते कि देश का कर्ज कितना बढ़ गया है देश के ऊपर, देश की जीडीपी सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, देश की जीडीपी ग्रोथ नहीं कर पा रही है, क्योंकि आप जो है पैसा जो है अपने मंत्री जो हैं, विधायक जो हैं, एमएलए जो हैं, लूटखोर नेता जो हैं अपने घरों में घुसते जा रहे हैं, अपनी बैंक अकाउंट को मजबूत कर रहे हैं, अपनी मन की जो कार जो घूमना है वो वीआईपी कार्स जो है उसको खरीदने में लगा रहे हैं, हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, अपने बिजनेस सेट कर रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं, वैसे मुझे इस लाइन में नहीं जाना चाहिए था, इस लाइन का मतलब इस टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि टॉपिक चल रहा है प्लेटो को, लेकिन मुझे ये भी पता है कि यहीं पे बात हो सकती है, क्योंकि ये राजनीति का सबसे बेस्ट चैप्टर है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं किसी विचारधारा को फॉलो मत करिए, कोई नया चुन के लाइए। ना कांग्रेस कम है, ना बीजेपी कम है, ना समाजवादी पार्टी, ना जो कम्युनिस्ट पार्टी, ये लूटखोर हैं, ये सब जो है हरामी हैं। ये अब एक ही काम होना चाहिए, आप अपने अपने जिले से, अपनी अपनी विधानसभा से, अपनी अपनी स्टेट से एक नया उभरता हुआ अपने भरोसे का एक बच्चा, जो वहाँ का जो साक्षरता उसके अंदर हो, थिंकर्स हो, वो समझदार हो, विवेकशील हो, उसको आप जो है आगे बढ़ाएं और उसको प्रमोट करके अपने स्तर पे ये जो है आपको चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते। तो आप निर्विरोध जो है आप चुनाव लड़ सकते हैं। और सरकार कैसे बनेगी? तो सरकार ऐसे बनेगी कि जब बहुत सारे निर्विरोध लोग हो जाएंगे और जिनका मत एक लक्ष्य होगा, लक्ष्य जिनका सबका एक होगा। अब मान लो कि 545 सीटें हैं और 545 सीटों में आपने निर्विरोध कैंडिडेट जो है जिताए, उसमें से 250 अदर पार्टियों ने ले लिए। अगर 250 आपके पास हैं या 272 से ज़्यादा आपको होने चाहिए आपके पास में, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 275 आपके पास हैं और 200 तो आपकी सरकार बनेगी, तो वो 275 निर्विरोध होने चाहिए, यानी 300 सीटें आपको निर्विरोध जितानी पड़ेंगी भारत में, तब जो है आप जो है केंद्र में सरकार बना सकते हैं। इसी तरीके से विधानसभा के लिए खड़े करें अपने अपने यहाँ से कैंडिडेट, तो आप ज़्यादा कुछ बेटर कर पाएंगे। नोटा ना दबाने से कुछ होने वाला है, ना जो है इन हरामियों को वोट देने से कुछ होने वाला है। आप जो है अपना खुद का कैंडिडेट जो अपने क्षेत्र से चुने तो बहुत कुछ हो सकता है। तो देखते हैं आगे, फिर चलते हैं, अब प्लेटो की बात करते हैं। प्लेटो का जो व्यक्ति के संबंध में जो विचार है वो क्या है? तो दोस्तों वो है, आपको प्लेटो राज्य या समाज में अंतर नहीं करता, वो ऐसे 3 वर्गों के समूह मानता है। और वो क्या क्या समूह मानता है? प्लेटो के अनुसार प्रत्येक वर्ग को अपनी आत्मा के गुड़ ही जो है बकरी माना गया है। तो दोस्तों ये जो है बाद का चैप्टर है, तो ये मैं इसको पहले पढ़ा चुका हूँ, तो आपने देखा होगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना हक दिलाना ही न्याय है। हाँ, ये सबसे बेस्ट है। अब हक कहाँ मिल रहा है बीजेपी की सरकार में? प्लेटो के अनुसार
प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा का गुण है। क्या है? न्याय सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा का गुण है। प्लेटो प्रथमतः तात्कालिक यूनानी समाज में प्रचलित न्याय सिद्धांत का खंडन करता है, जिसका प्रतिपादन सोफिस्ट धारणा का पूर्णतः खंडन किया है। इसके अलावा सोफिस्ट पोलीमार्कस और थ्रेसिमैक्स और ग्लूकोन ने किया था। इसके अलावा प्लेटो ने संवाद शैली में रिपब्लिक लिखते हुए न्याय की मान्यता का पूर्णतः खंडन किया। सोफिस्ट विचारक मूलतः भौतिकवादी एवं उपयोगितावादी थे। इसके अलावा सोफिस्ट विचारकों में कैफिलोस के अनुसार सत्य बोलना व ऋण चुकाना ही न्याय है। प्लेटो ने इस मान्यता का खंडन किया। प्लेटो के अनुसार सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपराओं और प्रथाओं से प्राप्त नहीं होता, लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना न्यायपूर्ण नहीं होता। पॉलीमोर्कस के अनुसार शत्रु के साथ एवं मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार न्याय की संकल्पना व्यक्तिवादी चिंतन पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के आधार पर कार्य करते हैं। क्या करते हैं? व्यक्ति अपने स्वार्थ के आधार पर कार्य करते हैं। इसके अलावा अब चलते हैं आगे। अगला चैप्टर है कि प्लेटो के अनुसार स्वार्थ के आधार पर कार्य करना न्याय नहीं है। क्या है? न्याय नहीं है, जबकि अपने नैतिक दायित्वों का पालन करना ही न्याय है। थ्रेसिमैक्स क्या कहते हैं? थ्रेसिमैक्स ने न्याय की आमूलवादी धारणा प्रस्तुत करते हुए कहा है कि शक्तिशाली व्यक्ति का जो हित ही राज्य है, अतः शासकों का स्वार्थ एवं भलाई ही न्याय है, किसी व्यक्ति विशेष व वर्ग मात्र की नहीं। किसी वर्ग या विशेष व्यक्ति की मात्र नहीं। अच्छा, इसके अलावा प्लेटो के अनुसार शक्तिशाली व्यक्ति की बजाय न्यायपूर्ण व्यक्ति की बजाय एक प्रसन्न व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है। कोई एक व्यक्ति शक्तिशाली है या फिर एक व्यक्ति न्यायपूर्ण है, लेकिन जो प्रसन्न व्यक्ति है उसका जो है, न्यायपूर्ण का मतलब ये है कि जिसको न्याय मिल गया, ठीक है। पर ये है कि और एक शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली ही जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगा, ये जो है ज़रूरी नहीं है। या फिर जिसको न्याय मिल गया, न्यायपूर्ण है, तो वो भी व्यक्ति जो सेटिस्फाइड होगा वो भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन प्रसन्न आदमी जो होगा उसके पास न्याय भी होगा, उसके पास शक्ति भी होगी, सब कुछ होगा, और नहीं होगा तो वो उसको पा सकता है। इसके अलावा प्लेटो के अनुसार स्वार्थ के आधार पर न्याय करना नहीं है, अपने नैतिक दायित्वों का पालन करना ही न्याय है। और इसमें जो है आप देख सकते हैं। और थ्रेसिमैक्स के अनुसार न्याय आमूलवादी धारणा प्रस्तुत, ये तो पुराना ही है। शक्तिशाली व्यक्ति हित ही न्याय है। इसके अलावा शासकों का स्वार्थ एवं भलाई ही न्याय है, किसी व्यक्ति विशेष व वर्ग मात्र की नहीं। प्लेटो के अनुसार शक्तिशाली की बजाय न्यायपूर्ण व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है, तथा एक अन्यायी व्यक्ति की बजाय एक प्रसन्न व्यक्ति का महत्व ज़्यादा है। इसके अलावा आगे देख सकते हैं आप, ग्लूकोन के अनुसार न्याय आसक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है। आसक्त व्यक्तियों की न्याय जो है आवश्यकता है, जो आसक्त हैं जिनको न्याय चाहिए उनके लिए न्याय की आवश्यकता है। अच्छा, इसके अलावा ग्लूकोन मान्यता हॉब्स के समान प्रतीत होती है। ग्लूकोन की मान्यता जो है हॉब्स के समान प्रतीत होती है। इसके अलावा प्लेटो ने इस मान्यता का भी खंडन करते हुए कहा है कि न्याय बाह्य नहीं, बाह्य का मतलब बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है, अंदर से खुशी देता है, अंदर से दुख देता है। अच्छा, इसके अलावा यह कृत्रिम रूप में निर्मित नहीं हो सकता है, जबकि यह मानव आत्मा की शर्त है। यह मानव आत्मा की क्या है? शर्त है। इसका निर्माण शिक्षा के द्वारा ही संभव है। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा ही संभव है, ठीक है। तो शिक्षा को मेन उद्देश्य या मेन जो है
लक्ष्य बताया गया है। इसके अलावा व्यक्ति के स्तर पर और सामाजिक स्तर पर दो तरीके से आप इसको देख सकते हैं न्याय को जो है, ठीक है। इसके अलावा न्याय सिद्धांत है व्यक्ति के स्तर पर न्याय और जो है सामाजिक के स्तर पर न्याय, जो है दो तरीके से न्याय होता है। इसके अलावा अब यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको कि व्यक्ति के स्तर पर न्याय कैसा होता है। तो नंबर 1, तो आत्मा के तीनों गुणों में सामंजस्य वही न्याय है। यानी आपने देखा होगा शंकर भगवान के तीन जो है शंकर भगवान के त्रिशूल में तीन जो है त्रिकाल बने हुए हैं ऊपर। तो एक रजोगुण, तमोगुण और जो है एक रजोगुण, तमोगुण और एक और है। तो ये आप देख सकते हैं वो तीन हैं। तो तीनों जो है सेटिस्फाइड होने चाहिए आदमी के अंतर जो है अंदर जो तीन जो तरह के तम हैं वो जो है सेटिस्फाइड होने चाहिए। साहस, वासना, विवेक द्वारा, साहस और वासना व विवेक द्वारा निर्देशित होते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर जो है बात करते हैं सामाजिक स्तर पर न्याय। तो वो कैसा होता है? तो वो है वो जो है समाज में तीन वर्गों द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना। यानी समाज में तीनों वर्गों द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना। इसके अलावा समाज के विचारों की जो केंद्रीय रचना है वो कौन सी है? वो है आपकी द रिपब्लिक। इसको आप पढ़ें तो आपके माइंड में जो है बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होंगी। इसके अलावा विचार अच्छे आएंगे। इसके बाद में जिसका उप शीर्षक जो है न्याय से संबंधित है। किससे संबंधित है? न्याय से संबंधित है। न्याय सामाजिक स्तर पर न्याय जो है उसमें बात करते हैं कि प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है, जबकि आधुनिक न्याय जो है आधुनिक न्याय की संकल्पना अधिकारों पर आधारित है। आधुनिक न्याय की जो अभी के न्यायों की संकल्पना जो है वो अधिकारों के आधार पर है, लेकिन प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो कर्तव्य के आधार पर है। और कर्तव्य के आधार पर जब न्याय होता है तो दोस्तों उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें कभी भी किसी को अनसेटिस्फाइड नहीं होना पड़ता, सब सेटिस्फाइड होते हैं। इसके अलावा प्लेटो के न्याय का उद्देश्य समाज के तीन वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना है, जबकि आधुनिक न्याय की संकल्पना अधिकारों पर आधारित है। जबकि आधुनिक न्याय व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा पर आधारित है। अच्छा, इसके अलावा प्लेटो का न्याय सिद्धांत या प्लेटो का न्याय नैतिकता से परिचालित है और जबकि आधुनिक न्याय विधि द्वारा परिचालित है। जबकि आधुनिक न्याय व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा पर आधारित है। इसके अलावा सामाजिक न्याय में और क्या है कि प्लेटो का न्याय नैतिक एवं परिचालित है, जबकि आधुनिक न्याय विधि द्वारा परिचालित है। इसके अलावा प्लेटो के विचार स्वतंत्रता, समानता और अधिकार की कोई संकल्पना नहीं है। प्लेटो के विचार में जो है स्वतंत्रता, समानता, अधिकार की कोई संकल्पना नहीं है, वो कर्तव्य के आधार पर फॉलो होता है। इसके अलावा प्लेटो की रिपब्लिक में बताए गए जो विभिन्न रूप हैं वो क्या हैं? अभिजात तंत्र, सैनिक तंत्र, धनिक तंत्र, प्रजातंत्र और निरंकुश तंत्र, ये 5 तंत्र बताए गए हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं शासन प्रणाली। शासन प्रणाली में क्या क्या है कि प्लेटो ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शासन का भ्रष्ट रूप माना है। क्या माना है? भ्रष्ट रूप माना है। उनके अनुसार राजतंत्री जो शासन है वो एक कला है। क्या है? एक कला है। इसके अलावा उसने दार्शनिक राजा का समर्थन किया। सेबाइन ने प्लेटो के दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध अधिनायक कहा। क्या कहा? प्रबुद्ध अधिनायक कहा। इसके अलावा प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विधि या अध्यादेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने विधि को अज्ञान माना। उसने गुफा की उपमा का प्रयोग करते हुए कहा कि जो व्यक्ति गुफा में रहता है वह आग के प्रकाश को ही वास्तविक प्रकाश मानने लगता है, जबकि वास्तविक प्रकाश सूर्य का प्रकाश है। इसलिए परंपरा, प्रथा एवं सभी को अज्ञान माना। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि विधि क्या है कि प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा का विवेक
किसी भी विधि या अध्यादेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यानी प्लेटो दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विधि या अध्यादेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल सही है। किसी राजा का विवेक जो है वो किसी विधि और अध्यादेश से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ही इम्पोर्टेंट बात है। जो राजा विवेकशील नहीं है वो राज्य को संभालने का या फिर शासक बनने का अधिकारी नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं कि प्लेटो ने विधि को अज्ञान माना है। विधि को अज्ञान माना है, बिल्कुल सही बात है। विधि तो जो है बनाई जाती है। इसके अलावा उसने गुफा की उपमा का प्रयोग करते हुए जो व्यक्ति गुफा में रहता है वह आग के प्रकाश को ही वास्तविक प्रकाश मानने लगता है, जबकि वास्तविक प्रकाश सूर्य का प्रकाश है। बिल्कुल सही बात। इसलिए परंपरा और प्रथा सभी को अज्ञान माना है। बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा लेकिन परंपराएं में कुछ चीज़ें सांस्कृतिक जो हैं वो लॉजिकल है। लॉजिकल क्या है? वो पुराने समय से ही विज्ञान के आधार पर तय हो रही हैं। जैसे मकर संक्रांति मनाई जाती है तो भारत में पूरे में त्यौहार मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जब सूर्य जो है कर्क रेखा से मकर रेखा में प्रवेश करता है तो इसी वजह से मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लॉजिकल जो है त्यौहार हैं। जैसे शरद जो पूर्णिमा होती है उसमें आपने देखा होगा नाइट में खीर खाने का वो परंपरा है। ऐसी बहुत सारी परंपराएं तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे पूर्णिमा है, अब पूर्णिमा में अब ये परंपरा है तो अब पूर्णिमा आपने देखा होगा, पूर्णिमा के दिन जो है बहुत सारे लोग फास्ट रखते हैं। पूर्णिमा के दिन क्या है कि चंद्रमा पूरा होता है। क्या होता है? चंद्रमा पूरा हो जाता है पूर्णिमा के दिन। ठीक है। अब अमावस्या का आपने देखा होगा, अमावस्या क्या है? काली रात होती है जिस दिन जो है रात में चंद्रमा नहीं निकलता है, नहीं दिखाई देता है। आपने देखा होगा। एकादशी देखी होगी आपने, अमावस्या से 5 दिन पहले और महीने में 2 एकादशी जैसे होती हैं। तो वो अब मैं उस पर नहीं जाऊँगा डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आप देख सकते हैं कि अज्ञानता यानी जो है एक अंधेरे कमरे में किसी व्यक्ति को बंद कर दिया जाए तो उसमें जो है एक मोमबत्ती जला दिया जाए तो वही समझेगा कि यही जो है सूर्य का प्रकाश है। लेकिन जब व्यक्ति वो उस अंधेरे कमरे से बाहर निकलेगा, सूर्य को देखेगा तो वो कहेगा वाह ये क्या है, जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक है। तो ऐसी चीज़ एक तरीके से उसने समझाने की कोशिश की है। तो प्लेटो ने अपनी बाद की रचना द स्टेट्समैन और द लॉस में विधि के महत्व को स्वीकार कर लिया और लेकिन प्लेटो ने सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है रिपब्लिक में विधि और दंड का उल्लेख नहीं किया है। इसके अलावा अब बात करते हैं आगे। विधि ने रिपब्लिक में विधि की बजाय प्लेटो ने रिपब्लिक में विधि की बजाय शिक्षा पर बल दिया है। किस पर? शिक्षा पर बल दिया है। और दंड की बजाय साम्यवाद और महत्वपूर्णता पर बल दिया है। ठीक है। इसके अलावा प्लेटो के विचार में राज्य एवं समाज में कोई अंतर नहीं किया गया है। इसलिए प्लेटो के विचार संपूर्ण विचार में संप्रभुता का विचार नहीं है। ठीक है। प्लेटो के विचार जो हैं संप्रभुता का विचार में संप्रभुता का विचार नहीं है। यानी विचार में संप्रभुता का विचार जो है संप्रभुता के विचार में संप्रभुता का विचार ही नहीं है। ये जो है बात उसने कहना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आप बात करते हैं शिक्षा का सिद्धांत में बारकर के अनुसार प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है उसके न्याय सिद्धांत तार्किक परिणामित हैं। अब उसमें क्या दिया गया है? रूसो ने द रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना है। रूसो ने, जो रूसे हुए, उन्होंने बारकर ने द रिपब्लिक को मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन के विवेचन का प्रयास है। उन्होंने कहा है कि ये मानव जीवन का संपूर्ण दर्शन का जो है विवेचन का प्रयास है। यह केवल शिक्षा, मनोविज्ञान या दर्शन रचना नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए अज्ञान से ज्ञान तथा अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा शिक्षा ही बताया है। इसके अलावा शिक्षा का उद्देश्य विचारों एवं आत्माओं का ज्ञान प्राप्त करना है। क्या है? आत्माओं और विचारों का ज्ञान प्राप्त करना है। इसका मतलब है कि जो है ज्ञान जो है शिक्षा से ही बढ़ सकता है। इसके अलावा अब बात करते हैं शिक्षा के चरण। तो उन्होंने डिफाइन किया है
कि प्राथमिक शिक्षा जो 10 वर्ष से 20 वर्ष तक की होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें संगीत, व्यायाम और शिक्षा संगीत और एवं व्यायाम की शिक्षा जो है विषय वस्तु के रूप में दी जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने दूसरा दिया है कि द्वितीय चरण की शिक्षा, तो ये 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जिसमें गणित, ज्योतिष और ज्यामिति वगैरह शिक्षा, उनकी शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके अलावा 30 से 35 वर्ष की जो शिक्षा है वो मैनेजमेंट या दर्शन शास्त्र के लिए होनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। दर्शन शास्त्र 30 से 35 वर्ष के बीच में ही जो है पढ़ना अच्छा रहेगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि कार्य का विभाजन एवं विशेषीकरण। तो कार्य का विभाजन एवं विशेषीकरण, जो शिक्षा के प्रथम चरण में असफल होगा, जो शिक्षा के प्रथम चरण में असफल होगा, उसे उत्पादन का कार्य सौंपा जाएगा, यानी उसको सौंपा जाएगा। क्या जो जाएगा? सौंपा जाएगा, उत्पादन का कार्य सौंपा जाएगा। जो शिक्षा के प्रथम चरण में जो है असफल होगा, उसको उत्पादन का कार्य सौंपा जाएगा। जो द्वितीय चरण में असफल होगा, उसको जो है सैनिकों का कार्य सौंपा जाएगा। और जो शिक्षा के सभी चरणों में सफल होगा, उसे दार्शनिक या राजा माना जाएगा। इसके अलावा 35 वर्षों की शिक्षा के बाद 15 वर्षों तक प्रशिक्षण दार्शनिक राजा को दिया जाएगा, यानी प्रशिक्षण दार्शनिक राजा को दिया जाएगा। ठीक है, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए 15 वर्षों तक। 50 वर्ष की उम्र में जो है राजा बनने का अधिकारी आदमी होता है, तो बिल्कुल सही रहता है। इसके अलावा शिक्षा के द्वारा सभी कार्यों का विभाजन होगा, जिससे सभी अपने कार्यों में विशेषज्ञ होंगे, जिससे समूचे समाज का भला होगा। इसके अलावा बात करते हैं राज्य का विभाजन एवं विशेषीकरण। प्लेटो के राज्य को मूलतः एक विश्वविद्यालय कहा गया है, और जो शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था है। इसके अलावा प्लेटो साम्यवाद पर बात करते हैं, तो प्लेटो का प्रसिद्ध कथन क्या है कि यूनानी नगर राज्य जो है छोटे छोटे नगर राज्य थे, लेकिन इनका विभाजन जो है 2 प्रकार से नगर राज्यों में था। कौन कौन से? दूसरा अमीरों का राज्य और पहला गरीबों का राज्य, दूसरा अमीरों का राज्य, यानी पहला अमीरों का राज्य, दूसरा गरीबों का राज्य। तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेटो के साम्यवाद का जो उद्देश्य है वो शासक वर्ग को संपत्ति, परिवार के मोह से मुक्त कर रखना था। इसके अलावा जिससे वे अपने उद्देश्यों को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकें, इसके अलावा प्लेटो ने स्पार्टा के अनुभवों से परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत दिया। इसके अलावा प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा तथा सैनिकों को अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा इन दोनों वर्गों को अपनी पत्नियों को भी रखने का अधिकार नहीं होगा। इन दोनों वर्गों को पत्नियां रखने का भी अधिकार नहीं होगा, दार्शनिक राजा और सैनिकों को। इसके अलावा आधुनिक साम्यवाद और प्लेटो के साम्यवाद में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है? तो अब देखते हैं। साम्यवाद में तो प्लेटो का साम्यवाद ये है और आधुनिक साम्यवाद ये है। तो यह पूरे समाज पर लागू नहीं होता है, और यह जो है पूरे समाज पर लागू होता है। ये पूरे समाज पर जो है एक साथ लागू होता है। इसके बाद में अब बात करते हैं कि यह पूरे राज्य को सशक्त बनाता है, और यह पूरे राज्य को वर्ग विहीन या राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है। इसके अलावा यह नैतिक साम्यवाद की कल्पना पर आधारित है, यह आर्थिक साम्यवाद की समर्थन करता है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पना लोकीय विचारक कहा। प्लेटो सबसे पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार है। ठीक है। इसके अलावा प्लेटो की आलोचना की बात करते हैं तो कार्ल पॉपर ने अपनी रचना द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 में
1945 में प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा है, मुक्त समाज का शत्रु कहा है। इसके अलावा कॉल पॉपर के अनुसार हीगल मार्क्स मुक्त समाज के शत्रु हैं और इसलिए प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहा जाता है। मैक्सी ने प्लेटो को पहला कल्पना को लोकी विचारक कहा। हन्ना अरेंट के बारे में बात करें तो हन्ना अरेंट ने भी प्लेटो को फांसीवाद में कई असमानताएं हैं। क्या कई असमानताएं हैं? इसके अलावा प्लेटो और फांसीवाद कॉल पॉपर ने प्लेटो को पहला फांसीवाद कहा। प्लेटो और फांसीवाद में कई समानताएं। प्लेटो और फांसीवाद दोनों राज्य को नैतिक और सर्वशक्तिमान संस्था मानते हैं। दोनों का यह मानना है कि राज्य ही व्यक्ति की सबसे बेहतर भलाई कर सकता है। फांसीवादी राज्य में विधि और संविधान पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्लेटो ने भी स्पष्ट कहा है कि दार्शनिक राजा का विवेक किसी भी विवेक या अध्यादेश से महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा असमानताएं कि प्लेटो व फांसीवादी विचारधारा लोकतंत्र का घोर विरोध करते हैं। इसके अलावा प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता, अधिकार व समानता संकल्पना विद्यमान नहीं है और फांसीवादी भी यही के मानते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं कि प्लेटो के आदर्श में शिक्षा व साहित्य नियंत्रण किया जाएगा, फांसीवाद राज्य में नियंत्रण करते हैं। असमानताओं की बात करें तो असमानताओं में आपने देखा होगा कि प्लेटो के अनुसार विवेक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण गुण है और विवेकशील व्यक्ति ही राजा हो सकता है। यहाँ पर राजा हो सकता है, यहाँ पर राजा है, ठीक है। और जबकि फांसीवाद व्यक्ति को भावुक प्राणी मानते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि दार्शनिक राजा का जो शासन विवेक और सत्य न्याय पर आधारित है, जबकि फांसीवाद में शासन और धूर्तता, फरेब, चालाकी द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्लेटो के विचार में स्वतंत्रता समानता अंतर्निहित है, जबकि फांसीवाद विचारक स्वतंत्रता समानता को बिल्कुल नहीं मानते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं अगला, प्लेटो ने महिलाओं को भी सरकार वर्ग में शामिल किया है, जबकि फांसीवाद महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन मानते हैं। इसके अलावा बात करते हैं असमानताएं और क्या हैं। असमानताएं कि प्लेटो के विचार में उग्र राष्ट्रीयता बिल्कुल नहीं है, जबकि फांसीवादी उग्र राष्ट्रीयता के धुर समर्थक हैं। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की संकल्पना की और उसका सैद्धांतिक विश्लेषण किया, जबकि फांसीवाद मूलतः एक अवसरवादी विचारधारा है। इसके अलावा असमानताओं में और क्या है कि प्लेटो फांसीवाद को समानताएं आपवादिक हैं, यानी प्लेटो की जो फांसीवाद से समानताएं जो हैं अब वो अपवादिक हैं और उसके प्लेटो का जो दर्शन है वो सत्य, विवेक, न्याय और सौंदर्य का ही पर्याय है। इसके अलावा बात करते हैं कि जबकि जो फांसीवाद विचारधारा है वो हिंसा, असत्य, चालाकी, धूर्तता का दूसरा नाम है। अच्छा, अतः प्लेटो और फांसीवाद दोनों विपरीत हैं, दोनों में कोई समानता नहीं है। तो अब उसके बाद में ये जो है दोस्तों इसकी जो थ्योरी है वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि प्लेटो के द्वारा जो प्लेटो के संबंध में जो लिखी गई रचनाएं हैं जो अदर थिंकर्स ने लिखी हैं, तो देखिए नंबर 1 है अर्नेस्ट बार्कर ने जो है ग्रीक राजनीतिक सिद्धांत प्लेटो एवं उसके पूर्ववर्ती ये जो है उसने लिखी है। उसके बाद में दूसरी क्या लिखी है, प्लेटो एवं अरस्तु के राजनीतिक विचार, ये किसने लिखी है, अर्नेस्ट बार्कर ने। बर्नार्ड वोसांके इन्होंने लिखी है अ कंपेनियन टू प्लेटोस रिपब्लिक 1895। इसके बाद में R.L. नेटलशिप जो है इन्होंने लिखी है कि लेक्चर्स ऑन द रिपब्लिक जो है दिया इन्होंने 1922 में।
तो ये दोस्तों देख सकते हैं आप, ये जो है बहुत ही अच्छा जो है टॉपिक रहा। अब यहाँ पर आपको देखा होगा, मज़ा आया होगा आपको, बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद में गुरु दक्षिणा का कर्ज जरूर चुकाएं दोस्तों। ज्ञान प्राप्ति गुरु दक्षिणा का इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे सभी मीडिया हैंडल्स को जो है फॉलो करें। इसके बाद में 1 रुपये ज्ञान राशि जरूर डालें ताकि आप जो है हमारी लिस्ट में ऐड हो जाएं और आपका नाम हम अगली वीडियो में आप लेंगे, जो है जब भी लेंगे। तो इसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं, ये यूपीआई आईडी है, ये बार कोड है, इसमें ये मोबाइल नंबर, कहीं भी आप पैसे 1 रुपये डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, आपको लग रहा होगा क्यों करें ऐसा, तो दोस्तों ज्ञानकुलम हमेशा जो है सभी परीक्षाओं की जो परीक्षाओं की तैयारी जो है निःशुल्क ही करवाएगा और भारत की कोचिंग माफियाओं को मुक्त करने का जो है हमने बीड़ा उठाया है। इसके बाद में थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू सून।